हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास होने वाली है भौतिकी को लेकर यानी फिजिक्स को लेकर, जो कि क्लास 9 के अंतर्गत मैं पढ़ाने वाली हूं आपको गुरुत्वाकर्षण। और ये बल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे। अब बात यह आती है कि मैंने गुरुत्वाकर्षण को ही क्यों चुना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन क्लासेस है और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं रहूंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको वो मटेरियल देके जाऊंगी जिसके बेस पर आप इजिली जो है वो इस पूरे चैप्टर के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। मैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस के नाम बता के जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मिस मत करना, जिनको एक बार रिवाइज जरूर करना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं, जरूरी तौर पे पूछे जाने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए और फटाफट इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि हमें गुरुत्वाकर्षण में ऐसा क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हम इससे संबंधित सारे प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर पाए। तो इसे समझने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब, गुरुत्व का मतलब केंद्र होता है, गुरुत्व का मतलब केंद्र होता है और आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, यानी अपनी तरफ खींचने की क्षमता। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी पिंड अगर अपने गुरुत्व से किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है तो आप इसे गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो। हम इसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हर एक पिंड में, जिसे हम खगोलीय पिंड के नाम से अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी खगोलीय पिंड है तो उसके गुरुत्व में निहित बल को, जिसके कारण वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब बात आती है यह जानने की कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे। तो बल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो आपके सर आइजैक न्यूटन हैं, यानी कि न्यूटन जी ने आपको यह बताया था कि गुरुत्वाकर्षण है। एक बार वो जब अपने सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो अचानक से सेब उनके ऊपर आके गिरा और तब उन्होंने ये थ्योरी लिखना या स्टार्ट करना शुरू किया कि वो सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने जब थीसिस को पूरी तरीके से देखा, समझा, पढ़ा, एक्सप्लेनेशन किया तो ये बात क्लियरिटी आई कि पृथ्वी के केंद्र में निहित बल जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब जैसा मैंने आपको बताया है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बता के चलूंगी। तो पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पहला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहने का मतलब यह है कि जब दो पिंड जिनका द्रव्यमान अगर हम m1 और m2 मान ले और उनके बीच की दूरी को d मान ले, तो पहला है कि किसी दो पिंडों के बीच में कार्यरत बल जो होता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा इक्वेशन जो बनता है, दूसरा जो नियम है वो ये है कि किसी भी दो पिंडों के बीच में कार्यरत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पर इस गुरुत्वाकर्षण के नियम को आप इस प्रकार से दिखा सकते हो, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। वहीं पे दूसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। यहाँ पे मैं एक फिगर हल्का सा ड्रॉ कर रही हूँ। एक पिंड ये हो गया, दूसरा पिंड ये हो गया, इनके बीच में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इनके बीच में फोर्स अप्लाइड हो रहा है। अगर हम इसे इसका मास m1 और इसका मास m2 मान ले, इनके बीच की डिस्टेंस को d मान ले, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B, इन पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो F है। तो पहला क्या बनेगा इक्वेशन आपका कि इन दोनों वस्तुओं पर आरोपित बल जो होता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, जहां पर दूसरा जो नियम है वो F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अगर हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम समेशन में ले लेते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाई d²। अब जैसा कि हम हमेशा से जानते रहे कि हम प्रोपोर्शन के निशान को छोड़ नहीं सकते, तो हम यहाँ पर इक्वल टू लाने के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एक ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं जिसके आधार पर हम इस पूरे को इक्वल कर सके। तो इक्वल का निशान लगाते हैं और यहाँ पे g यानी कैपिटल G, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, उसे पुट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाई d²। तो ये फॉर्मूला है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। आप इसके जो है वो पूरी तरीके से, जैसे F इसका यूनिट है तो हम इसको यूनिट के तौर पर न्यूटन ही दिखा सकते हैं, यूनिट के तौर पर न्यूटन, यानी कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इसका मात्रक भी न्यूटन ही होगा, जैसा कि न्यूटन के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। अब ये चीजें हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रभाव क्या है, तो चंद्रमा का गति करना, उसकी परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करना, ज्वार भाटा होना या फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होना, ये सारी इसके रीजन है। अब अगर हम बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इनमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आते हैं, जैसे कि मुक्त पतन क्या होता है। दूसरा जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है वो है आपके मुक्त पतन का, जिसको हम फ्री फॉल के नाम से जानते हैं, मुक्त पतन। मुक्त पतन कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, यानी किसी भी प्रतिरोधकता के बिना वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो ये मुक्त पतन कहलाता है। लेकिन इसके सापेक्ष आपको जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्मॉल g के बारे में पढ़ना है। अब स्मॉल g को निकालने की पद्धति क्या होती है, यानी कि तीसरा जो टॉपिक होगा वो आपका होगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व त्वरण, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर हाइट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो आपका h के रूप में, यानी हाइट या डेप्थ के रूप में दिखाया जाता है। और जिस समय कोई भी वस्तु वेलोसिटी को गेन करती है तो उनके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे हम यहाँ पर g के रूप में या गुरुत्वीय त्वरण के रूप में दिखाते हैं। क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, तो हम इसे गुरुत्वीय त्वरण बताते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो ये कि हम किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालेंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालेंगे, तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वीय त्वरण को लेकर क्या रिलेशंस होते हैं, यानी चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का रेशियो क्या होता है, तो आया आपको पता है 1/6 का होता है। इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और ये थे आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सापेक्ष न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं, इनको गणितीय रूप से प्रस्तावित करने के लिए पूछा जा सकता है। और अगर ये पूछा तो मुश्किल पूरी तरीके से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपसे द्रव्यमान, प्रणोद, दाब यानी थ्रस्ट, प्रेशर या फिर आपसे फ्री फॉल के बारे में पूछा जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहा जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि उनका द्रव्यमान अनुपात क्या होगा, तो 1/6 के रूप में देखा जाता है। अंतर पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो प्रणोद और दाब में क्या अंतर होता है या फिर भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे आश्वासन से, मेरी पूरी तरीके से, अगर आपको अभी तक किसी भी तरह का कोई बेनिफिट हो रहा है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न आप एक बार जरूर पूरी तरीके से हल करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा सहायता मिले।
जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे के पूरे क्लास में मैं आपको सारी चीजें बता पाने में कैपेबल नहीं होंगी, क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत लंबा है। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी देती हूँ कि आने वाले क्लासेस के लिए, यानी जो बच्चे आज आगे के क्लासेस में यानी 9th में फिर से प्रोसीड करने वाले हैं, जो बच्चे 9th में 8th से 9th में जाएंगे, उनके लिए ये सारे चैप्टर विधिवत 1 by 1 सिस्टमैटिकली अरेंज फॉर्म में पढ़ाए जाएंगे, और वो भी मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपकी कोई भी डाउट आपके पास नहीं रह जाए। फिलहाल तक के लिए अभी मैंने आपको एज अ मटेरियल क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चन को पूरी तरीके से तैयार कीजिए और अपने पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए। पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।